Welcome to सफलता सीरीज ऑफ प्रशासनिक गुरुकुल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, तो पहला है टैक्स इलास्टिसिटी, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो क्या ये कंसिडर करता है द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ रेवेन्यूज टू द चेंज इन इनकम गिवन दैट टैक्स स्ट्रक्चर इज अनचेंज्ड। तो काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, टैक्स स्ट्रक्चर अनचेंज्ड होना चाहिए और जो रिस्पॉन्स है रेवेन्यू का उसको ये कंसिडर करता है टू द चेंज इन इनकम। ठीक है, तो रेवेन्यू और इनकम के बीच में जो रिस्पॉन्स है उसको ट्रैक करेगा। तो क्या ये सही है? दूसरी चीज, तो टैक्स बायोन से जो होता है जिसमें हम टैक्स रेवेन्यूज और हमारा जो इनकम है उसको लिंक करते हैं, उसमें जो चेंजेस होते हैं वो देखते हैं। तो टैक्स बायोंसी क्या रिफ्लेक्ट करता है? बोथ द इम्पैक्ट ऑफ इनकम एंड डिस्क्रिशनरी चेंजेस ऑन रेवेन्यू अर्निंग्स। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और हमारा आंसर होता है बोथ 1 and 2। अगला क्वेश्चन है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के ऊपर। तो ये क्या है? हमारे इंडिया में जब भी नेशनल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आता है या हमें लगता है कि कोई भी चीज नेशनल सिक्योरिटी को हिंडर कर सकती है, हार्म कर सकती है और पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे हानि पहुंच सकती है, तो इसीलिए इस एक्ट के थ्रू कुछ एक्शंस लिए जाते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या ये प्रिवेंटिव डिटेंशन को अलाउ करता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980? और क्या कोई भी पर्सन जो है उसको डिटेन किया जाता है इफ ही शी इज अ थ्रेट टू इंडियाज रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज? तो देखिए, इंडिया के अंदर भी और फॉरेन कंट्रीज, यहाँ पे भी इस चीज का ध्यान दिया जाता है। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी लीडर है, उनके अगेंस्ट जो है ये एक्ट का यूज किया गया है, तो इसे अनलॉफुल बताया जा रहा है। करंट इवेंट से हम क्वेश्चंस बनाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और करंट न्यूज भी हमें अपडेटेड रहे। अगला क्वेश्चन है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर। तो ये क्या होते हैं? ये बहुत ज्यादा पिछड़े ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। देखिए, एक शेड्यूल्ड ट्राइब होती है, उसमें भी वल्नरेबल होते हैं ये, सबसे ज्यादा इनको ध्यान की, अटेंशन की, रिसोर्सेज की जरूरत होती है, तो इनको एक अलग श्रेणी में रखा गया है ताकि अलग से इनका ध्यान दिया जाए। तो कैटेगराइजेशन ऑफ पीवीटीजी जो है, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा किया जाता है एंड नॉट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो होम अफेयर्स और ट्राइबल अफेयर्स में कंफ्यूजन होगी, क्योंकि अगर ये ट्राइब है तो ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आना चाहिए, राइट? लेकिन यहाँ पे कैटेगराइजेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करती है। सेंसस 2011 में क्या हुआ कि 75 पीवीटीजीज जो हैं उनको कैटेगराइज किया गया और ये 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में वाइड स्प्रेड हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हमारा आंसर होता है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है। अब प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स भी पीवीटीजीज को पहले बोला जाता था, लेकिन अब जो है नाम चेंज कर दिया गया ताकि प्रिमिटिव जो है एक नेगेटिव सेंस में ना लिया जाए। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जो रिप्रेजेंट करता है प्राइस दैट वन डिविजन इन अ कंपनी चार्जेस अनदर डिविजन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड? दूसरा है, इन ट्रांजैक्शन में एक पार्टी जो है वो ट्रांसफर करती है टू अनदर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्राइस नोन एज ट्रांसफर प्राइस। तो हमारा आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। मेयर ट्राइब के बारे में है, तो ये एक स्मॉल ट्राइब है जो स्मॉल पॉपुलेशन में पाई जाती है असम में। अब यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। मेयर जो है, क्या ये एनिमिस्ट है? एनिमिस्ट कौन होते हैं? जो जीववादी होते हैं। और ऑल्सो यहाँ पे महायान बुद्धिज्म भी ये प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या एक स्टेटमेंट करेक्ट है? हमारा आंसर होगा ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि मेयर ट्राइब जो है, अब देखिए ये ट्राइब्स कहाँ पे पाई जाती हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है और जब ये न्यूज में आए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये असम नहीं, अरुणाचल प्रदेश में है ट्राइब। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 इज करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसे हम फेमा भी बोलते हैं,
तो उसमें करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्या ये इनेबल करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टू पास रूल्स relating to foreign exchange in tune with the foreign trade policy of India। ये एक्ट जो है, this new act is in consonance with the framework of WTO। WTO कब फॉर्म हुई थी? 1995 में। इसका काम क्या है? जो भी ट्रेड है उससे संबंधित इंटरनेशनल लेवल पे ये देखरेख करती है। It also paved the way for the prevention of money laundering act 2002 which came into effect फ्रॉम जुलाई 1, 2005। अब करेक्ट इंफॉर्मेशन क्या है? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑल आर करेक्ट, ये सभी करेक्ट है, इसीलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग ग्लोबली इज रिलीज्ड बाय हुम। तो ये आपको आंसर बताना है, इकोनॉमिस्ट, इंटेलिजेंस यूनिट, वर्ल्ड बैंक, IMF, नन ऑफ द अबव। पहले न्यूज पढ़ लेते हैं। इंडिया जो है इसने अपना रैंकिंग इंप्रूव किया है बाय 6 स्पॉट्स इन ग्लोबल बिज एनवायरनमेंट रैंकिंग्स। और ये क्यों आया है? क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस है, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं हमारी, तो इन सभी की वजह से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया गया है, तो इससे हमने छलांग मारी है। अब हम किस पोजीशन पे हैं? तो हम 10th पोजीशन पे हैं। हमारा करेक्ट आंसर होता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये जो है इसे रिलीज करती है। विच बुक ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। तो यहाँ पे शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर जो थे, उनके पुत्र जो थे, उनकी लव स्टोरी के बारे में किसमें व्याख्या की गई है? तो स्वप्न वासवा दत्ता, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूत एंड रत्नावली। हमारा आंसर है ऑप्शन बी, मालविका अग्निमित्र। तो अग्निमित्र जो थे वो शुंगा एम्परर थे ऑफ द विदिशा, ठीक है। ये पुत्र थे हमारे पुष्यमित्र शुंगा के, जो शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे। कितनी सारी इंफॉर्मेशन है इसमें। अब देखिए, ये जो है संस्कृत प्ले है, स्वप्न वासवा दत्ता भी संस्कृत प्ले है, ये भी सभी संस्कृत प्लेज और ड्रामाज हैं। स्वप्न वासवा दत्ता किसने लिखी है? भाषा ने लिखी है। प्ले है ये संस्कृत। अब यहाँ पे मालविका अग्निमित्रम जो है ये लव स्टोरी है, कालिदास जी ने लिखी है। मेघदूत जो है ये भी कालिदास जी ने लिखी है। एंड रत्नावली किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने। और ये इट इज अबाउट द प्रिंसेस रत्नावली। नंबर ऑफ एड हॉक जजेस इन अ हाई कोर्ट शुड बी इन द रेंज ऑफ व्हाट? कितना रेंज होना चाहिए? 2 से 5, 3 से 7 जजेस आ सकते हैं, 1 से 3 आ सकते हैं, या 4 से 8 आ सकते हैं। तो एड हॉक जजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन कंडीशंस भी लगा रखे हैं कि कौन कौन से जजेस जो है उनको एड हॉक जजेस के बतौर बुलाया जा सकता है, हायर किया जा सकता है इन हाई कोर्ट्स। तो ये न्यूज भी आई थी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एड हॉक जजेस की अपॉइंटमेंट की गई है और ये प्रेसिडेंट के प्रायर कंसेंट से अपॉइंट किए जाते हैं। आंसर है हमारा 2 से 5 की रेंज में एड हॉक जजेस के नंबर्स हो सकते हैं। अब एक सिंपल सी डेफिनेशन है, कॉमन सेंस के थ्रू भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हेरिटेज से रिलेटेड स्टेटमेंट दी गई है, हेरिटेज इज दैट विच हैज बीन और मे बी इनहेरिटेड। क्या ये डेफिनेशन सही है? हेरिटेज इज एनीथिंग गिवन और रिसीव्ड टू बी अ प्रॉपर पोजेशन। इन दोनों में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? हमारा आंसर होता है ऑप्शन 1 ओनली। अब क्यों? क्योंकि हेरिटेज क्या है? हम बोलते हैं दिस इज आवर नेशनल हेरिटेज। फिर वो जो है हम जो भी इनहेरिट करते हैं अपने पास्ट जनरेशन से, वो हेरिटेज होती है और यही हेरिटेज को हमें बनाए रखना होता है ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को हम दे सके। ठीक है, अब देखिए इसमें रॉन्ग क्या है? हेरिटेज इज एनीथिंग गिवन और रिसीव्ड टू बी अ प्रॉपर पोजीशन। तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट हो जाती है, इसीलिए आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक्ट है जिसने इंपोज किया ऑब्लिगेशन, लाइक ये आपको करना ही है, अपॉन द एम्प्लॉयर्स to pay compensation to workers for accidents arising out of and in the course of employment। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। out of and in the course of employment कौन सा है वो एक्ट? तो हमारा आंसर होगा एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट। ये पहले वर्कर्स कॉम्पनसेशन एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। इसमें आप कॉम्पनसेशन मिलता है वर्कर्स को जो भी ड्यूटी के दौरान जो भी काम कर रहे हैं उसके दौरान उनको हानि पहुंचती है, डेथ होती है या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम इंडिया थ्रू साउथ ईस्ट एशिया। अब यहाँ पे सिंपल वर्ड मीनिंग्स निकालने हैं हमको।
डेफिनेशंस निकालने हैं। तो क्या ये सोशल मोबिलिटी है, कल्चरल डिफ्यूजन बोला जाएगा इसे, या एथनोसेंट्रिज्म बोला जाएगा, या फिर इंटरडिपेंडेंस बोला जाएगा? हमारा आंसर होता है कल्चरल डिफ्यूजन, डिफ्यूज होना, दूर दूर तक पहुंचना। ठीक है, तो इसका मतलब ही ये होता है कि आप अपने आइडियाज को, प्रैक्टिसेस को हर जगह स्प्रेड कर रहे हैं। तो कल्चरल डिफ्यूजन इज द राइट आंसर। सोशल मोबिलिटी क्या होता है? तो सोशल मोबिलिटी मतलब स्टेटस में जो चेंज आता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में, फ्रॉम लो स्टेटस टू हाई स्टेटस। जैसे आप अभी मिडिल क्लास में हैं तो अपर मिडिल क्लास में चले जाएंगे। एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है? तो अपने कल्चर को सबसे ऊपर मानना और दूसरों को इंफीरियरिटी की नज़र से देखना। इंटरडिपेंडेंस, हम सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं फॉर मेनी थिंग्स। यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है स्किल्स मे बी हार्नेस्ड इन द सोसाइटी थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ एनजीओज। सिंपल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। टू फिल द इंटरनल गैप्स इन द सिस्टम, रिव्यूज एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस कैन प्रूव टू बी हेल्पफुल। आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट। बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। एनजीओ जो है वो क्या करती हैं? स्किल डेवलप करती हैं। ऑल्सो हम जो इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं, सिस्टम्स देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं, प्रैक्टिसेस देखते हैं, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपने आप को इम्प्रूव करने को मिलता है। जो भी पेयर्स हमें गिवन है इसमें हमें सही आंसर जो है करेक्टली मैच्ड पेयर निकालना है। तो अरीपट्टी क्या ऐसा लैंड है जहां पे जिससे जो रेवेन्यू आता है उसे यूज किया जाता है विलेज टैंक के मेंटेनेंस में? तनियूर जो है क्या ये विलेज है डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स? तो हमारा आंसर क्या होगा? बी 1 ओनली, क्योंकि हमारा एक ही पेयर है वो करेक्ट है जो फर्स्ट है। तनियूर जो है ये लार्ज विलेजेस होते थे और ये चोलास के अंडर होते थे जहां से जो रेवेन्यू आता था, रेवेन्यू यूनिट्स भी इनको बोला जा सकता है। अब ये जो डेफिनेशन है, जो विलेज डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण, इसको क्या बोला जाता था फिर? ये ब्रह्मदया विलेजेस होते थे। तो ये थे हमारे कुछ सवाल। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड टेक केयर।